सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी के 2025-26 में जो भी एग्ज़ाम होंगे, पेट हो, बीडीओ हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लोअर पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके जीएस की तैयारी इसी सीरीज़ से होने वाली है। ठीक है, अभी फ़िलहाल 1 माह बचा है, 1 महीना बचा है आपके पेट एग्ज़ाम के लिए। अब 1 महीने में अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू भी नहीं की ना, तो अब भी मौका है, ये 30 लेक्चर कर लो। ठीक है, 30 घंटे 30 दिन क्लास होएगी, तो इससे जीएस आपका कंप्लीट होने वाला है। मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। तो हमने पिछली 2 क्लासों में 4 टॉपिक कवर कर दिए हिस्ट्री के। आज 5वें में मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन, इन सबको कवर करने वाले इस क्लास में। और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% कन्फर्म है। 1 या 2 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक में से आएंगे, तो वो तो कन्फर्म है, वो दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको पता है, आपको सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पर मुफ्त में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन से आप लोग लिंक ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें आप तो पता है पिछले 10 साल के जो पीआईक्यू हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चन हम इसमें रिवाइज करते हैं, है ना। तो वो सब करके उनके थ्रू जीएस हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आइए। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? देखो, तो ये यूपी ट्रिपल सी पेट में पूछा गया था। ठीक है, 24 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 2021 वाला पेट, उसमें पूछा गया था इंडिका के बारे में। इंडिका के लेखक, अब इंडिका तो चलो ठीक है, ये तो चलो सोर्स हो गया। तो मौर्य काल के किन सोर्सों से मिलते हैं जानकारी? तो मौर्य काल के बारे में कुछ चीज़ें, बेसिक जानकारी पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, मौर्य काल फेवरेट टॉपिक रहा है ट्रिपल एस सी का। चलो, एक तो देखो, इसमें देखो वो स्तंभ लेख होते हैं, अशोक के जो शिलालेख है उनसे भी जानकारी मिलती है इसके बारे में। बट इनके बारे में हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख है, आगे क्वेश्चन है उसमें हम पूरे कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, इसी क्लास से ही आएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम अभी करने वाले हैं, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत, तो अब ये कौन कौन से हैं? तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें जानकारी करनी है। चलिए, तो एक तो पहला हो गया आपका ये इंडिका, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिका हो गया, इससे जानकारी मिलती है। पहले इसके राइटर कौन है? तो राइटर हो गया इसके मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज इसके राइटर हैं। तो मेगास्थनीज जी की इंडिका ने काफ़ी मतलब मौर्य काल के स्रोत इससे प्राप्त होते हैं। एक तो ये, अब इसमें बताया क्या गया, मेगास्थनीज साहब ने क्या बताया इसमें? तो प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन जो प्रशासन है, ठीक है, समाज है और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक्स को गहन अध्ययन करके बताया है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो सब प्रशासन हो गया, समाज हो गया, अर्थव्यवस्था, इनके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसका पता है ये मेगास्थनीज है कहाँ, हो कौन? तो ये यूनानी एक शासक थे तब। यूनानी शासक कौन था, उनका क्या नाम था? यूनानी शासक का नाम था सेल्युकस। तो सेल्युकस ने इनको भेजा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्युकस ने इनको भेजा। ये सेल्युकस का दूत था। ठीक है, तो सेल्युकस का दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया, ये भी आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत प्रस्थान किया, आया मतलब। ठीक है, चलो, तो ये मेगास्थनीज की इंडिका आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल, बस यही याद रखना है। अब देखो और क्या याद रख सकते हो, और है, और दूसरा स्रोत भी लिख ही लो यहीं पर। ठीक है, दूसरा स्रोत भी लिखा देता हूँ। एक दूसरा स्रोत, वेट, दूसरा स्रोत कौन सा? दूसरा स्रोत एक कौटिल्य साहब थे। कौटिल्य साहब थे, इनके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगा। तो कौटिल्य साहब थे, इनका जो अर्थशास्त्र था, इनकी रचना का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम अर्थशास्त्र। इससे भी मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो भारत राज्य व्यवस्था पर प्राचीनतम पुस्तक है। भारतीय जो राज्य व्यवस्था थी, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर, ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्राचीनतम पुस्तक। ठीक है, तो प्राचीनतम बुक है मतलब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब इनके बारे में तो आगे हम डिटेल से करेंगे, तो परेशान मत होइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, मेगास्थनीज जिसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, कुछ और बुक है, उनके बारे में भी देख लो। बाकी हम बुक तो बाद में भी करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा लिख लो, जानकारी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा देखो, इनकी दोनों की लिख लो पहले। फाहियान की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? फो कू की इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, और ये किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो मैं आगे बताऊंगा, फिर डिटेल से करेंगे। और ह्वेन सांग की एक पुस्तक है सी यू की। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो ये भी सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल से करने वाले हैं, डोंट वरी। चलिए, तो कुछ और बुक हैं जो अदर सोर्सेज
अदर सोर्सेस के बारे में देखो, कुछ और सोर्स है जहाँ से और हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो परिशिष्ट वर्मन हो गया, सॉरी परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। तो परिशिष्ट पर्वन ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं क्या? बिल्कुल कर चुके हैं। आप बताओ इसके राइटर कौन थे? परिशिष्ट पर्वन के राइटर बताओ, और मालविका अग्निमित्र के राइटर बताओ। तो मालविका अग्निमित्र, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्र के राइटर बताओ। ये सब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस का राइटर बताओ। तो मुद्रा राक्षस के राइटर कौन थे? और राजतरंगिणी, ठीक है। तो इनसे भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इन चारों के जल्दी से राइटर बता दो यार तुम लोग, ठीक है। चलो, तो देखो परिशिष्ट वर्मन किसकी है? हेमचंद्र सूरी। हमने इसको पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो मुझे तो याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। और मालविका अग्निमित्र आपकी तो ये फेवरेट है, कालिदास है ना। ये नाटक पढ़ना यार, क्या गजब का नाटक लिखा है इन्होंने, कालिदास साहब ने। मुद्रा राक्षस किसके है? तो विशाख दत्त, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस तो ये आपकी विशाख दत्त, ठीक है। तो विशाख दत्त जी की हो गई। राजतरंगिणी किसकी है? कलहड़, ठीक है। तो राजतरंगिणी कलहड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है। तो आपने आंसर मार्क कर लिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा है, देखो इनका राजनीतिक सलाहकार कौन था? वीडियो में पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में, जो कि कैंसिल हो गया था बाद में। तो ये इनके राजनीतिक सलाहकार तो आपको पता है चाणक्य थे, है ना। चाणक्य थे। और तुमको ये भी पता होगा चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य, कौटिल्य ही चाणक्य हैं, और विष्णुगुप्त ही चाणक्य है। ये तीनों नाम सेम ही व्यक्ति के हैं, है ना। तो अच्छा, इसके अलावा कौन है? ऑप्शन आपका ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चाणक्य तो हो गया, ठीक है। आंसर बता आपका समुद्रगुप्त होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो गया। बाकी चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अब इनके बारे में और कुछ कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में करते हैं, मैं तो कहता हूँ। आ जाओ, देखो वैसे मौर्य काल में आपका जो पेट का सिलेबस है उसमें सिर्फ अशोक जी के बारे में बात करनी है। चंद्रगुप्त के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी कर लो, क्योंकि UPSSC के काफ़ी एग्ज़ाम है। तो सिर्फ पेट का नहीं, हम सारे एग्ज़ाम लेके चलेंगे UPSSC का, क्योंकि बार बार आपको इधर उधर से ना देखना पड़े, पूरा इसी से कवर हो जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो 323 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। 298 ईसा पूर्व। और इन्होंने जानते हो किसकी सहायता से? इन्होंने चाणक्य की सहायता से ही मतलब घनानंद को हराया और मौर्य काल की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये मौर्य वंश के संस्थापक बने, ठीक है। तो मौर्य वंश के संस्थापक, बहुत ही अच्छी सेना का इन्होंने निर्माण किया और बढ़िया से पेल सबको, ठीक है। अब एक विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। तो विलियम जोन्स, अब इनका नाम किस वजह से जुड़ा है चंद्रगुप्त मौर्य से? क्योंकि इन्होंने क्या बताया था? सेंड्रोक्रोटस, ठीक है। तो ये नाम पढ़ा है आपने कहीं? सेंड्रोक्रोटस, ठीक है। तो ये नाम कहाँ पढ़ा है आपने? तो सेंड्रोक्रोटस को एज अ चंद्रगुप्त इन्होंने पहचाना, ठीक है। एज चंद्रगुप्त के रूप में इन्होंने पहचाना। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त के रूप में पहचाना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो किसने पहचाना था? विलियम जोन्स ने पहचाना था सेंड्रोक्रोटस को। और इनको हम किस नाम से? एक पाटलिपुत्रक के नाम से भी जानते हैं। तो पाटलिपुत्रक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब याद आ गया तो लिख लिया। अब इन्होंने ही जानते हो किसको हराया था? सेल्यूकस को हराया, ठीक है। सेल्यूकस को, अरे क्या लिख दिया, ठीक है। सेल्यूकस को हराया, ठीक है। तो सेल्यूकस को हराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं का दूत आया था। इन्हीं का दूत कौन था? बताया था ना मैंने अभी, ये सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज के बारे में हमने भेजा था। मेगास्थनीज को फिर इसने भेजा, इसने मेगास्थनीज को कहा जाओ भाई यार देख के आओ यार क्या सीन है उसका, है ना। तो मेगास्थनीज को भेजा था इसने अपने दूत के रूप में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने और क्या क्या काम किया? इन्होंने राजधानी किसको बनाई? तो राजधानी किसको बनाई? राजधानी इन्होंने बनाई, मौर्य वंश की राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र। इसीलिए इनको पाटलिपुत्रक के नाम से जानते हैं, है ना। पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाई। अच्छा, टैक्स पता है कौन कौन से थे? टैक्स कौन थे इस टाइम पर? टैक्स कौन थे? किसान को, जो किसान होता थे ना, किसान को, राजा को, किसान उपज का कितना था? 1/4 to 1/6, ठीक है। तो इतना टैक्स देना पड़ता था किसान को। एक तो ये हो गया। और एक नगरों में बिक्री करने के लिए जो लोग आते थे, नगरों में बिक्री के लिए जो लोग आते थे, उनको कौन सा टैक्स देना पड़ता था? तो बिक्री के लिए जो माल आता था उस पर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो माल आता था, आयात टैक्स मतलब कह सकते हो, उसको कहते थे हम लोग चुंगी,
ठीक है। तो उसको ये लोग चुंगी के नाम से लगाते थे, चुंगी के नाम से। ये भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंगी याद रखना, ठीक है। इतनी आप बातें आपको याद रखना है। अच्छा, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन खत्म हुआ तो दूसरे नंबर पे कौन आए थे? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में बस थोड़ा बहुत ही जानना है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने लायक है नहीं, ठीक है। तो इनको हम किस नाम से जानते थे? अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। अमित्रघात हो गया, या और ये इन्होंने आजीवक संप्रदाय अपनाया था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय अपनाने वाले थे, संप्रदाय, आप आजीवक संप्रदाय को इन्होंने ही अपनाया। अब इन्होंने एक मांग की थी, किससे? सीरिया के शासक से। तो सीरिया के शासक कौन थे? सीरिया के शासक कौन थे? एंटीयोकस, ठीक है। तो एंटीयोकस नाम लिख लो, एंटीयोकस, ठीक है। तो ये सीरिया के शासक थे। इनसे इन्होंने कुछ मांगे रखी। क्या क्या मांगा इन्होंने कहा भैया हमें मीठी मदिरा दो, मीठी मदिरा इनसे मांगी। और क्या मांगा? सूखी अंजीर, ठीक है। तो सूखी अंजीर भी मांगा इन्होंने, सूखी अंजीर। और क्या मांगा? एक दार्शनिक दे दो भैया, एक इंसान ही मांग लिया, दार्शनिक मांग लिया, तो एक दार्शनिक मांगा। अब तो शासक भी मतलब होशियार, इसने क्या क्या किया? मीठी मदिरा भेज दी, सूखी अंजीर भेज दी, बट दार्शनिक को नहीं भेजा, ठीक है। तो मतलब 2 चीज़ें दे दी, बट तीसरी चीज़ें नहीं दी इनको, ठीक है। अब चलो, बिंदुसार का टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही करना है आपको। इसका आंसर आपने मार्क कर लिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें हम अशोक के बारे में कर लेंगे, जो हमारा मेन पेट का एक मतलब सिलेबस है। तो निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? अब ये तो आपको पता है, अच्छे से पता है, यूपी ट्रिपल पेट ने 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछ रखा था। क्या नाम था? मौर्य सम्राट अशोक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया, तो इनके बारे में देख ही लेते हैं, जो भी सीन है ना। आ जाओ। तो सम्राट अशोक के बारे में जानना है अब हमें, ठीक है। सम्राट अशोक, बता सकते हो इन्होंने सिंहासन पे कब बैठे? ये कहा जाता है कि मतलब ये अपने 99 भाइयों का इन्होंने मतलब हत्या की, तब जाकर उनको सिंहासन मिला। इनका शासनकाल क्या है? 273 ईसा पूर्व से 232, ठीक है, 232 ईसा पूर्व, ये इनका शासनकाल हो गया, ठीक है। तो ये इनका टोटल शासनकाल हो गया। बट शुरुआती कुछ साल संघर्षमयी रहे, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो राज्याभिषेक कब हुआ? ये हुआ 269 में, 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो ये मतलब वही जो 99 भाइयों वाली कहानी है ना, वही, पता नहीं वो कुछ लोग गलत मानते हैं, कुछ लोग सही मानते हैं, बट वो आपको कुछ फैक्ट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा कभी, ठीक है। तो सिंहासन पर 269 ईसा पूर्व में बैठे। और ये अच्छा, राज्याभिषेक जब इनका हुआ था उससे पहले ये कहाँ थे? तो राज्याभिषेक के पूर्व, ठीक है, तो राज्याभिषेक के पूर्व ये कहाँ थे? उज्जैन व तक्षशिला में काम करते थे, ठीक है। तो उज्जैन एंड तक्षशिला के प्रांतीय शासक थे, ठीक है, मतलब तक्षशिला के प्रांतीय शासक, ठीक है। तो प्रांतीय शासक, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और क्या जान सकते हैं इनके बारे में? अशोक, अच्छा देखो, अशोक का जो अशोक वाला नाम है, इनका एक नाम है अशोक। अशोक का नाम ये कहाँ से प्राप्त होता है? अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है मास्की लघु शिलालेख से। एक मास्की में इनका जो लघु शिलालेख है, वहाँ से इनका नाम अशोक प्राप्त होता है। अशोक तो यहाँ से हो गया। और देवा नाम प्री, ठीक है। तो देवा नाम प्री ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त हुआ हमें गुर्जरा लघु शिलालेख, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, गुर्जरा लघु शिलालेख से। और प्रियदर्शी राजा, ये कहाँ से हमें पता चला? प्रियदर्शी राजा, ठीक है। तो प्रियदर्शी राजा ये हमें पता चला बराबर गुहा लेक से, ठीक है। तो बराबर गुहा लेक कहाँ है? ये आपकी बिहार में है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों ध्यान रखिएगा, देवानाम प्री, प्रियदर्शी राजा, अशोक, मास्की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, बराबर गुहा लेक, ठीक है। इतना तो आपको चलो पता है। अब तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और इनके बारे में क्या जान सकते हैं? अच्छा, इनके पुत्र और पुत्री के बारे में कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। तो इनके पुत्र कौन थे? इनके मतलब पुत्र एंड पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। तो महेंद्र एंड संघमित्रा थे, ठीक है। तो महेंद्र एंड संघमित्रा, इनको इन्होंने भेजा था कहाँ? श्रीलंका में भेजा था। क्यों भेजा था? ये चाहते थे जो बौद्ध धर्म है इनका प्रचार प्रसार हो। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग श्रीलंका गए थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। तो ये आपको देखो, अभी आर को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इन्हीं के टाइम पे जो थर्ड बौद्ध संगीत हुई थी, ये क्वेश्चन तो आप बताओ, क्योंकि हम बौद्ध धर्म वाली क्लास में ये कर चुके हैं। तो थर्ड बौद्ध संगीत इन्हीं के टाइम पर हुई थी। बट इसके अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष तुम लोग कमेंट करो, ठीक है। तो अध्यक्ष को नाम कमेंट करो, क्योंकि हम बौद्ध धर्म पिछली क्लास में कर चुके हैं सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो थर्ड बौद्ध संगीत इन्हीं के काल में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रख सकते हो इनके बारे में, कलिंग का फेमस युद्ध, कलिंग का जो फेमस युद्ध हुआ था कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में इस कलिंग का ये फेमस युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें अशोक जी काफ़ी मतलब निराश हो गए युद्ध के बाद, क्योंकि काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। तो इन्होंने भेरी घोष, मतलब युद्ध की नीति, भेरी घोष को इन्होंने किसमें, धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया, इसकी घोषणा की इन्होंने। तो युद्ध की नीति से ये धर्म की नीति में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो इन्होंने ये घोषणा कर दी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इनके 13वें शिलालेख से, ठीक है, 13वें शिलालेख से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मौर्य वंश का, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ है, में एक स्थान पर था, कौन से स्थान पर था, बताओ भाई। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ, मैंने इसकी इमेज भी लगाई ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, वैसे आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें देखो 4 शेर होते हैं। अब इसके बारे में चलो मैं करवा ही देता हूँ पूरी बातें जो भी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, पहली बात इसका नाम क्या है, सिंह शीर्ष, ठीक है। तो सिंह शीर्ष के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो सिंह शीर्ष, या इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम देखो, इसी को हम सारनाथ सिंह चतुर्मुख, ठीक है। तो नोन एज सारनाथ, ठीक है। तो नोन एज सारनाथ सिंह चतुर्मुख, ठीक है। सिंध चतुर्मुख यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, चतुर्मुख, ठीक है। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। तो ये कहाँ पाया गया, तो इसको ये मिला है आपको सारनाथ वाराणसी में। अब तो एक म्यूजियम में रखा हुआ है सारनाथ वाराणसी, ठीक है। तो अब इसको म्यूजियम में रख दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से प्राप्त होता है, सारनाथ वाराणसी से। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, अशोक के द्वारा, ठीक है। तो अशोक के द्वारा, ठीक, अशोक के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, ये भी आपको साथ में पता चलना। अब किस लिए, किसकी याद में, अशोक द्वारा जो धर्म चक्र प्रवर्तन था ना, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, प्रथम उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन की स्मृति में इसको बनवाया गया था, ठीक है। तो की स्मृति में बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब बनवाया था अशोक ने, 250 ईसा पूर्व, लगभग 250 ईसा पूर्व, ठीक है। तो कंफर्म डेट नहीं होती, लगभग 250 ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखो क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्या क्या है, एक तो चक्र है, इसमें चक्र देख सकते हो, चक्र ये वाला देखो, ये चक्र, इसमें कितनी 24 तीलियाँ हैं, ठीक है, 24 तीलियाँ हैं टोटल। और इसमें एक तो ये जानवर देख रहे हो, ये हाथी वाथी दिख रहा होगा आपको, है ना। तो कौन कौन से जानवर थे, एक इसमें बैल था, घोड़ा था, घोड़ा है, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर का चित्रण है, ठीक है। तो शेर का चित्रण है ये चारों तरफ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो जो पट्टी के ऊपर है। और ये एक पूरा पिलर था, पिलर अब पूरा नहीं बचा, बट ऊपर का हिस्सा बचा लिया गया है। और इस चक्र में कितनी 24 तीलियाँ है, तो मैंने बता दी, ठीक है। और इसी को हमने क्या राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नाम से हम इसको जानते हैं ना, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। अब इसको अपना लिया, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, इतना जानते हैं आप, बस दैट से, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सारनाथ इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका यूपीट्रिपलएससी के राज्य मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, अब ये बताओ भाई, तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, ये बताओ भाई। अब शिलालेख के बारे में करना है, ठीक है। शिलालेख तैयार हो जाओ, यहाँ पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, हाँ। चलो, तो देखो अशोक का, देखो ये तो ब्राह्मी लिपि, चलो हम करते हैं। गुहा लेख के बारे में जानते हो, गुफाओं पर जो लेख लिखे गए, तो गुहा लेख, ठीक है। तो गुहा लेख भी अशोक से संबंधित है। एक तो इनमें बहुत ही ज़्यादा फेमस था बराबर की गुहा, ठीक है। तो बराबर की जो गुफा थी, मतलब इसमें गुफा के अंदर, मतलब जो आजीवक संप्रदाय के साधु वगैरह थे ना, उनके रहने के लिए बनाया गया था। तो ये कहाँ बनाया गया था, बराबर की जो गुहा है, गया बिहार में, ठीक है। तो गया बिहार में स्थित है ये, ठीक है। तो गया बिहार में स्थित है। राजस्व निरीक्षक ने ये क्वेश्चन पूछा था। गुहा लेख होते क्या हैं, तो गुफाओं की दीवारों पर लेख, ठीक है। तो गुफाओं की दीवारों पर जो लेख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुहा लेख, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। चलो, अब जो मोस्टली इनके अभिलेख थे ना सभी में, तो सभी में लगभग कौन सी इनकी भाषा क्या थी, भाषा सबकी क्या थी, प्राकृत,
ठीक है। तो सभी गुहा लेखों में प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? लिपि इनकी ब्राह्मी थी, लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। तो लिपि इनकी ब्राह्मी, ठीक है, तो लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन देखो चलो ऑलमोस्ट सभी में लगभग तो वही थी, लेकिन दो गुहा लेख उनको ध्यान रखना है आपको। एक सहबाज गढ़ी हो गया, सहबाज गढ़ी हो गया, और दूसरा कौन सा? दूसरा आपका मानसेरा, मानसेरा भी कह सकते हो, दूसरा आपका मानसेरा हो गया। इन दोनों की भाषा तो सेम थी, बट लिपि क्या थी? इनमें लिपि आपकी खरोष्ठी लिपि थी, ठीक है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, सहबाज गढ़ी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा गुहा लेख के बारे में। अब देखो कुछ शिलालेख के बारे में भी कर लेते हैं। आ जाओ भाई, चलो इन थोड़ा तैयार होके करना पड़ेगा, ठीक है। शिलालेख करते हैं पहले। शिलालेख के बारे में जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है पूछ लेता भाई क्वेश्चन, इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें रटने के लिए मजबूर नहीं करता। तो शिलालेख देखो, इनको 14 शिलालेख टोटल प्राप्त हुए, 14 शिलालेख 8 स्थानों पर, ठीक है। 14 शिलालेख 8 स्थान पर प्राप्त हुए। 8 स्थान के नाम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो तो 8 स्थान के नाम जल्दी से लिख लेते हैं। एक तो सहबाज गढ़ी हो गया, अभी मैंने बताया खरोष्ठी लिपि के लिए है ना, सहबाज गढ़ी, ठीक है। तो सहबाज गढ़ी हो गया, जो कि कहाँ है? पेशावर। सहबाज गढ़ी आपका पेशावर में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। मानसेरा, तो मानसेरा भी अभी हमने किया, खरोष्ठी लिपि के लिए ये भी जाना जाता है। मानसेरा कहाँ है आपका? हजारा जिले में, ठीक है। तो हजारा जिले में मानसेरा हो गया। और कौन सा हो गया? कालसी, ठीक है। कालसी आपका उत्तराखंड देहरादून में, ठीक है। तो कालसी आपका उत्तराखंड देहरादून में, ठीक है। तो कालसी आपका उत्तराखंड देहरादून में। एक तो गिरनार हो गया, तो गिरनार हो गया, गिरनार कहाँ? काठियावाड़। तो गिरनार आपका कहाँ है? काठियावाड़। देखो ये सब याद करने की ज़रूरत है, कोई भी पूछ लेगा तो। वैसे गिरनार वगैरह आपको पता ही है, सहबाज गढ़ी याद रखना, पेशावर याद रखना, और सॉरी मानसेरा, कालसी भी याद रखना, धौली तो आपको पता ही है, धौली भी याद रखना यार, तुम लोग कंफ्यूज मत होना हड़प्पा वाले से, ये उड़ीसा में है, ठीक है। जौगढ़ भी याद रखना, फेमस है जौगढ़ भी आपका उड़ीसा में, जौगढ़ भी आपका उड़ीसा में है। और एरागुडी, ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है, एरागुडी वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये कहाँ था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और सोपारा, सोपारा आपका फेमस है, ये भी आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये देखो 8 स्थान है, 8 स्थान एक बार पढ़ लोगे ना उतने में ही याद हो जाएगा, उतना मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ लघु शिलालेख भी हैं, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं जो एग्ज़ाम में रिपीटेड है और आते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लघु शिलालेख कौन कौन से थे? एक तो सासाराम हो गया, सासाराम, ठीक है। तो सासाराम कहाँ है आपका? बिहार में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सासाराम बिहार में। एक मास्की लघु शिलालेख है जिसके बारे में बात हुई, मास्की लघु लेख से क्या पता चला था? अभी तो मैंने बताया था, ये देखो कहाँ चला गया, मास्की शिलालेख से अशोक का नाम मिला था हमें, है ना। ये भूलना मत तुम लोग, भूलने दूंगा भी नहीं मैं। तो ये आपका कहाँ? हैदराबाद, ठीक है। तो ये आप मास्की याद रखिएगा। अहररा, अब अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए तो बन ही जाता है याद करने वाला, क्योंकि ये यूपी में पाया जाता है। यूपी के कहाँ? मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो यूपी मिर्ज़ापुर में ये पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लघु शिलालेख हो गए। अब बात करते हैं किसके बारे में? अब हम थोड़ा स्तंभ शिलालेख के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं आओ स्तंभ शिलालेख। स्तंभ शिलालेख के बारे में ये तो बात हो गया हमारे जो चट्टानों पर थे। अब स्तंभों पे शिलालेख कौन कौन से थे? स्तंभ शिलालेख में इंपॉर्टेंट करेंगे, एक तो दिल्ली टोपरा हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये दिल्ली टोपरा, ये पहले कहाँ था? दिल्ली टोपरा जो आपका है ना, ये पहले कहाँ था? ये पहले आपका था, जानते हो कहाँ था? पहले ये था सहारनपुर यूपी में, सहारनपुर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर यूपी में था, लेकिन इसको फिर दिल्ली कौन ले गया? इसको दिल्ली ले जाने वाला कौन था? इसको दिल्ली वाले ले जाने वाला FST। FST का मतलब पता है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। लिख लो, अगर फुल फॉर्म नहीं पता तुम लोग पूरा नाम लिखना। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। एक दिल्ली टोपरा हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? दिल्ली मेरठ। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि कहाँ से आया है। ये भी पहले कहाँ था? मेरठ में था, मेरठ यूपी में था। इसको भी कौन लेके गया? दिल्ली। इसको भी लेके गया दिल्ली FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन सा याद रख सकते हैं? एक लौरिया अरराज है, ठीक है, लिख लो भैया, लौरिया अरराज, ठीक है। लौरिया अरराज ये कहाँ है सर? ये है आपका चंपारण बिहार में, ठीक है। तो चंपारण बिहार में स्थित है, तो चंपारण बिहार में। और यहीं पर एक और स्थित है, क्या नाम है उसका? रामपुरवा। तो रामपुरवा यहीं पर स्थित है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। चलो, और एक प्रयाग में भी है स्तंभ शिलालेख, क्या है? प्रयाग में,
जो पहले कहाँ था, प्रयाग में था, पहले कहाँ था, कौशाम्बी में, ठीक है। तो पहले कौशाम्बी में था, अब फिर इसको प्रयाग ले जाने वाला कौन था, ये था अकबर, ठीक है। तो अकबर इसको ले गया प्रयाग, ठीक है। तो ये साथ में सब ध्यान रखिएगा, बस हो गया। चलिए अब कुछ लघु स्तंभ लेख भी देख लीजिए, बस परेशान मत होइए, बस इतने थोड़े से ही हैं। तो लघु स्तंभ लेख, ठीक है। तो लघु स्तंभ लेख के बारे में बस एक बार तुम्हें पढ़ना है, मेरे साथ क्लास कर लो, उसके बाद तुम्हें कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लघु शिलालेख कौन से हो गए, स्तंभ लेख सांची में हो गया। सांची कहाँ, रायसेन एमपी। तो सांची कहाँ है आपका, रायसेन एमपी में है, ठीक है। तो रायसेन एमपी में सांची हो गया। और कौन सा, सारनाथ हो गया। सारनाथ कहाँ है आपका, वाराणसी। तो सारनाथ वाराणसी में हो गया। और कौन सा, कौशाम्बी हो गया। और एक फेमस इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौशाम्बी के बाद एक इंपॉर्टेंट है रुम्मन देई। तो रुम्मिन देई, ठीक है। तो रुम्मिन देई का नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है आपका, ये आपका नेपाल में है। रुम्मिन देई आपका नेपाल, ठीक है। चलिए बस इतना याद रखिएगा इसमें, ठीक है। कुछ थोड़ा लंबा खिंच गया, बट शहबाजगढ़ी इसका आंसर आपने मार्क ही कर लिया होगा, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए कराना पड़ा, ठीक है। नहीं तो मैं कौन सा छपवा रहा था तुम्हें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैसा कि अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। देखो पेट ने पूछा था 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में, 28 अक्टूबर वाला क्वेश्चन पेपर जो था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम कैसे कर पाए हो, पता नहीं, बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा इसको। तो देखो अकॉर्डिंग टू अभी अशोक शिलालेख, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अशोका के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अशोक शिलालेख, इनसे क्या पता चलती है, सॉरी, जो मौर्य का साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य आपका, यार रुक जाओ थोड़ा, चलो, तो ये जो मौर्य साम्राज्य था, ये कितनी, इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में डिवाइड था। तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र में डिवाइड था। अब ये कौन से केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र, ठीक है। तो इन केंद्रों के नाम क्या थे, इन केंद्रों के नाम लिख लो। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला तो हो गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पहला हो गया पाटलिपुत्र जो कि यहाँ की कैपिटल थी, पाटलिपुत्र हो गया। फिर तक्षशिला हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, तक्षशिला, पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है। तो उज्जैन हो गया, और तोसली हो गया, तोसली भी है, तोसली स्थान ध्यान रखना, और सुवर्णगिरी, ठीक है। तो ये 5 पार्ट थे, 5 भाग थे, इनमें 5 राजनीतिक केंद्रों में डिवाइडेड था मौर्य काल जो पूरा था। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमें लिखना ही पड़ेगा। पाटलिपुत्र देखो राजधानी होगी, गंगा नदी के तट पर था, गंगा तट पर स्थित था, ये भी अपनी इंपॉर्टेंस हो गई। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था, तक्षशिला शिक्षा और व्यापार के लिए, शिक्षा एंड व्यापार के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था, ठीक है। तो व्यापार के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। उज्जैन धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। उज्जैन धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध था। और तोसली कृषि और व्यापार, कृषि एंड व्यापार का केंद्र था, ठीक है। सुवर्णगिरी, अगर इसको भी हम ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, बट इसको हम प्रशासनिक केंद्र के रूप में देखते हैं, ठीक है, प्रशासनिक केंद्र, ठीक है। चलो बस ये ध्यान थोड़ा याद रखिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब याद रह जाएगा। अब बताओ इनमें से आंसर कौन सा होगा। आंसर देखो पाटलिपुत्र, तक्षशिला है, उज्जैन भी है, तोसली भी है, बट इंद्रप्रस्थ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। तो बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो इसका निर्माण भैया मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में हुआ था, किसने करवाया था निर्माण, तो निर्माण करवाने वाले भी भाई साहब कौन थे, निर्माण करवाने वाले भाई साहब कौन थे, अशोक जी ने इसका निर्माण करवाया था। अशोक, ठीक है, अशोक, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। और ये प्रमुख फेमस बौद्ध स्तूप था, तो बौद्ध स्तूप था, ठीक है। तो बौद्ध स्तूप था ये, तो आपको अच्छा स्तूप कैसे होते हैं, स्तूप कुछ ऐसा अर्धचंद्राकार होते हैं, है ना। और यहाँ पर एक ये पूरी छड़ टाइप होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे जो अवशेष होते हैं, जो अवशेष होते हैं, रेलिक्स होते हैं, तो वो यहाँ पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो अवशेष यहाँ पर ऊपर टॉप में रखे जाते हैं, पवित्र स्थान होता है, ठीक है। चलिए ये दो, अब ये सांची स्तूप है कहाँ, ये जो आपका सांची स्तूप है ये कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक है। तो भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में सांची स्तूप स्थित है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो कुछ मौर्यकाल अधिकारी हैं, उनके बारे में हमें जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मौर्यकाल अधिकारियों के नाम देख लेते हैं। देखो मौर्यकाल अधिकारी, तो ये लिख लो, ये पूछा जाता है मौर्यकाल अधिकारियों के नाम, ठीक है। तो अधिकारी,
चलो आ जाओ करते हैं। तो पहले अधिकारी कौन से हो गए? एक रज्जुक किसे कहते थे ये बताओ तुम। अच्छा पहले कमेंट करके बताओ तो एक बार, रज्जुक किसे कहते थे, युक्तक किसे कहते थे? युक्तक रज्जुक को तो आपको आ जाना चाहिए आंसर यार, ये बहुत पढ़ाया है मैंने। सन्निधाता किसे कहते हैं? सन्निधाता किसे कहते हैं? और एक समाहर्ता, ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, समाहर्ता है ना, समाहर्ता तो आपको पता होना चाहिए, समाहर्ता। और एक कौन सा हो गया? सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष किसे कहते थे? अरे ये क्या लिख दिया मैंने, सीताध्यक्ष, ठीक है, तो सीताध्यक्ष किसे कहते थे? सीताध्यक्ष हो गया। और एक कौन सा? अकराध्यक्ष हो गया, ठीक है। तो अब इनके बताओ ये किसके मंत्री थे, क्या किसके प्रमुख थे, कौन से ऑफिसर थे, बता सकते हो तुम लोग? तो रज्जुक किसे कहते थे? रज्जुक जो न्याय व राजस्व का अधिकारी होता था, ठीक है, तो न्याय एंड राजस्व अधिकारी, ठीक है, तो राजस्व अधिकारी होता था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, न्याय और राजस्व का अधिकारी। युक्तक किसे कहते? तो जो राजस्व वसूली करता था, जो राजस्व वसूली का काम करता था, राजस्व वसूली का काम करता था, वो उसको कहते थे युक्तक। सन्निधाता किसे कहते थे? सन्निधाता जो कोषागार का प्रधान होता था, ठीक है, जो कोषागार का, तो कोषागार प्रधान व्यक्ति को हम सन्निधाता कहते थे। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ये समाहर्ता बहुत रिपोर्टेड क्वेश्चन है ना। राजस्व विभाग जो होता था सर्वोच्च मतलब टॉप लेवल का अधिकारी होता था, मतलब इसको हम वित्त मंत्री के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, तो वित्त मंत्री कह सकते हो तुम लोग। सीताध्यक्ष कौन होता था? तो ये कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे, ठीक, सीताध्यक्ष कृषि विभाग संभालते थे। और अकराध्यक्ष जो खानों का विभाग होता था, खानों का, ठीक है, तो खानों का अध्यक्ष मतलब जो खान नहीं होते थे जहाँ पे अयस्क वगैरह निकलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए तो ये आंसर हो ही गया इसका, आ जाइए क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? इसके बारे में बता सकते हो? तो देखो प्रयाग शिलालेख के बारे में थोड़ा जानकारी करना है, ठीक है, तो प्रयाग शिलालेख बताओ। तो प्रयाग का शिलालेख जो था वो में किसके बारे में जानकारी देता है? ठीक है, तो प्रयाग का शिलालेख, चलो देखो भाई इसके बारे में देखते हैं आप। चल देखो तो प्रयाग का जो शिलालेख है ये किसके बारे में जानकारी देता है? यहाँ पर इसमें प्रयाग प्रशस्ति नाम से एक रचना मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति नाम से एक रचना के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि किसकी? समुद्रगुप्त की, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में है, समुद्रगुप्त की ये रचना थी। किसने ये मतलब ये रचना किसके द्वारा की गई थी? बाई हरिशेन, ठीक है, तो हरिशेन जी के द्वारा इस रचना को रचित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका, तो बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर हरिशेन इसका राइट आंसर हो गया। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में तुम लोगों को पता है, इसी में जानते हो क्या इसमें और क्या मिलता है? सॉरी प्रयाग प्रशस्ति में नहीं, ये क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रयाग शिलालेख में जहांगीर का लेख भी मिलता है इसमें, ठीक है, तो जहांगीर के बारे में भी लेख मिलता है, जहांगीर का लेख भी इसी से प्राप्त होता है। और इसी से जानते हो एक चीज़ और, अशोक की एकमात्र जो रानी थी, अशोक की एकमात्र रानी कौन थी? उनके बारे में भी पता चलता है, ठीक है, तो एकमात्र रानी का नाम क्या था? कारुवाकी। तो कारुवाकी का उल्लेख इसी में मिलता है, ठीक है, कारुवाकी का उल्लेख भी इसी में मिल जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अच्छा देखो कुछ संगठन थे अशोक काल में, मौर्य काल में, उनके बारे में मैं आपको लिखाना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं ये संगठन। एक श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? ठीक है, तो श्रेणी सार्थवाह हो गया। और क्या? निगम किसे कहते हैं? निगम किसे कहते हैं? और चलो बस इतना ही, ठीक है, ये 3 संगठन याद रखने हैं आपको। श्रेणी किसको कहते हैं? श्रेणी बताओ। तो शिल्पियों का जो संगठन होता था ना, शिल्पियों जो शिल्पी थे, शिल्पियों का संगठन श्रेणी कहलाता था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, शिल्पियों का संगठन, और ये निगम वाला भी क्वेश्चन आया था। सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह अभी तक नहीं पूछा गया। जो अनाज से संबद्ध व्यापारी थे, अनाज संबद्ध, ठीक है, तो अनाज से संबद्ध व्यापारियों का संगठन था, ठीक है, तो अनाज से संबद्ध व्यापारियों का समूह था, इसको हम सार्थवाह कहते थे, ठीक है, तो ये सार्थवाह कहलाता था। और निगम क्या होता था? निगम व्यापारियों का समूह, ठीक है, तो व्यापारियों का समूह निगम कहलाता था, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। तो व्यापारियों का समूह निगम कहलाता था, ठीक है, तो व्यापारियों का समूह निगम कहलाता था। अच्छा यार तुम लोगों को एक बात पता है, मुद्रा कौन सी थी अशोक मौर्य काल की फेमस मुद्राएं कौन सी थी? तो एक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए थे काफ़ी मात्रा में, ठीक है, चांदी व तांबे के सिक्के, ठीक है, चांदी व तांबे के सिक्के काफ़ी मात्रा में चलाए गए, ठीक है। चलिए बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आपने कर ही लिया है। चलो आज एक क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए?
तो टॉमस रो हो गए, फाहियान हो गए, ह्वेनसांग, यूपी पेट में पूछा गया था 2021 में। ये किस क्रम में भारत आए बता सकते हो तुम लोग कोई? चलो हम क्रम बाई क्रम ही करते हैं। पहले सबसे पहले कौन आया? फाहियान भाई साहब, ठीक है। तो फाहियान, इनके बारे में देखो भाई, फाहियान कब आए थे भारत? तो फाहियान भाई साहब कब आए? ये आए थे 399 ईसा पूर्व में, ठीक है। 399 से 414, लगभग 15 वर्ष, ठीक है। 414 ईसा पूर्व, ठीक है, 14 ईस्वी है, ठीक है। तो इसमें आए थे, ये भारत आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये बताया था ना मैंने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कह लो या चंद्रगुप्त, इन्हीं को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो इनके काल में ये फाहियान भारत आए। ये प्रथम चीनी यात्री था भारत आने वाला, तो प्रथम चीनी यात्री था, ठीक है। तो मतलब और ऑफिशियली ये कोई विदेशी यात्री था पहला, ठीक है। चलो, और इसने क्या बताया था, एक फेमस बात बताई इसने, वस्तु विनिमय के लिए जो मौर्य काल, सॉरी गुप्त काल के जो लोग थे वो क्या यूज करते थे? कौड़ियाँ, ठीक है। तो वस्तु विनिमय, तो वस्तु विनिमय कैसे होता था? माध्यम कौड़ियों के माध्यम से होता था, ठीक है। तो कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय होता था, ये भी ध्यान रखना साथ में, ठीक है। चलिए, दूसरा कौन सा आया था? दूसरा आया था ह्वेनसांग, ठीक है। एक तो ये पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे एक लिखो ह्वेनसांग, ठीक है। तो ह्वेनसांग भाई साहब आए दूसरे नंबर पे। ये कब आए थे? तो ये आए थे 630 से 643, ये भी लगभग 13-14 साल रहे, ठीक है। तो 630 से 643 ईस्वी तक ये रहे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये किसके काल में आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी के टाइम पर आए थे। आगे भी इसके बारे में हमें मे भी करने को मिले। तो हर्षवर्धन जी के टाइम पे आए थे। ये भी चीनी यात्री थे, ठीक है, चीनी यात्री थे। इनको हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक है। तो यात्रियों का राजकुमार कहलाते हैं ये, ठीक है। तो यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। तो यात्रियों का राजकुमार नाम से याद रखिएगा। 15 वर्षों तक ये भी थे। इनकी एक फेमस बुक थी, बुक का नाम लिख लो। बुक थी इनकी, क्या थे? बुक का नाम सी यू की, ठीक है। तो सी यू की, ये बात अभी और हम आगे एक बार पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सी यू की इनकी फेमस बुक थी, और इन्होंने नालंदा का खूब भ्रमण किया था। तो ये भी आपको इनको पता है, ठीक है। अब देखो, दो पता है आपको, वैसे आंसर तो आप दो से ही कर दोगे। फाहियान हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड, फिर अच्छा सॉरी, तो सेकंड हो गया फाहियान, तो सेकंड टॉप पे आएगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो, अब देखो टॉमस रो कब आए थे भारत? टॉमस रो के बारे में भी आप जान लो, इनको क्यों छोड़ रहे हो? पहले टॉमस रो जान लेते हैं, फिर एक और यात्री हैं उनके बारे में भी हमें जानना है। तो टॉमस रो के बारे में बताओ, क्या इनके बारे में जानने को मिलता है? टॉमस रो कब आए थे? सितंबर 1615 में ये आए थे भारत, ठीक है। सितंबर 1615 में कहाँ गए थे? सीधे सम्राट जहांगीर के यहाँ। तो सम्राट जहांगीर के यहाँ गए थे ये, मतलब व्यापारिक फैक्ट्री खोलने के लिए इनको चाहिए थी परमिशन। किसने भेजा था इनको? भेजने वाला कौन था? बाई जेम्स फर्स्ट, जो राजा थे, किंग जेम्स फर्स्ट ने इनको भेजा था। किंग जेम्स फर्स्ट ने इनको भेजा था। और ये कब से कब तक रहे भारत में? 1615 से 1619 तक भारत में रहे, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे अच्छे से। चलो, एक यात्री भूल रहा था यार, वो भी यहीं पर कर देता हूँ। इत्सिंग, वो क्यों बचे? एक इत्सिंग भी यात्री था, ये भी चीनी ही यात्री थे। इत्सिंग भी ये भी चीनी यात्री थे, ठीक है। तो इनके बारे में भी लिख लो। तो ये भी चीनी यात्री, ठीक है। तो ये भी चीनी यात्री थे। कब आए थे? 673 से 75 ईस्वी तक ये भारत में रहे। और ये भी खूब नालंदा में इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। नालंदा में अपनी इन्होंने पढ़ाई की थी, नालंदा में अध्ययनरत थे, ठीक है। तो अध्ययनरत, ठीक है, नालंदा में अध्ययनरत, ठीक है। तो ये अगर इन तीन चीनी यात्रियों के बारे में देखा जाए तो पहले फाहियान आए, फिर ह्वेनसांग आए, फिर इत्सिंग आए, ठीक है। तो चलिए, तो ऑप्शन आपका आंसर आपका करेक्ट है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? बताओ भाई। तो यूपीएससी पेट 2022 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कौन सा विद्वान रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो गुप्त वंश के बारे में ही बात कर लेते हैं, आ जाओ। अच्छा चलो, ये तो इसका आंसर मैं कर देता हूँ, ये हम इनके बारे में बाद में करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए, बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में देखा गया था, ये आपको पता है। लेकिन गुप्त वंश के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं पहले हम, ठीक है। चलो, गुप्त वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी मतलब जो रियल इस संस्थापक थे कौन थे? श्रीगुप्त तो थे, बट इनके रियल संस्थापक कौन थे? जो वास्तविक संस्थापक थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त
तो चंद्रगुप्त फर्स्ट इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। इनका कार्यकाल क्या था, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, ठीक है, 335 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं को पहली बार किस महाराजा धीराज की उपाधि दी गई, ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि मिली, ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि मिली। और इन्होंने किसका, चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। चांदी का मतलब आधिकारिक मुद्रा का पहली बार प्रचलन हो रहा था, चांदी की मुद्रा का, तो चांदी की मुद्रा का प्रचलन हुआ काफ़ी अच्छे से, ठीक है, तो प्रचलन हो गया, चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया इन्होंने। और इन्होंने एक संवत चलाया था, क्या नाम था उसका, गुप्त संवत, ठीक है, तो गुप्त संवत चलाया था, इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुप्त संवत चलाया, कब चलाया ये, अपने मतलब राज्याभिषेक के टाइम पर 319-20 में लिख लो, 319-20 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपने चंद्रगुप्त द्वितीय मार्क कर लिया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे। अब यहाँ देखो, ठीक है, आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो किसके दरबारी कवि थे हरिशेर। तो देखो चंद्रगुप्त के बाद शासन काल में कौन आए, इनके बाद चंद्रगुप्त तो हो गए पहले शासक, ठीक है, गुप्त वंश के, मतलब द्वितीय हैं वैसे तो। चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त आए रोल में। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कौन थे, हरिशेर थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। चलो इनके बारे में भी देखते हैं। तो ये देखो, अगर पेट का सिलेबस देखोगे ना, उसमें सिलेबस में सिर्फ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम लिखा हुआ है सिलेबस में। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कोई सिलेबस नहीं है आपका, पेट में क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल क्या रहा, तो 335 से 380 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 335 से 380 ईस्वी पूर्व नहीं, ठीक है। और इनको ये अपने आप को क्या कहते थे, लिच्छवी दहित्र के नाम से जानते थे। ये अपने आप को कहते थे कि मैं ही हूँ लिच्छवी दौहित्र, ठीक है, लिच्छवी दौहित्र कहते थे खुद को इस नाम से पुकारते थे कभी कभी। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, तो भारत का नेपोलियन। अच्छा, किसने कहा था ये इनको, भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा था, किसी को याद आ रहा है, भारत का नेपोलियन इनको किसको कहा था, V.A. स्मिथ, ठीक है, तो V.A. स्मिथ जी ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। चलो ठीक है, तो एक तो ये हो गए। और इनको क्या कहते हैं, ये खुद को परम भागवत कहते थे, ठीक है, तो ये खुद को परम भागवत के नाम से भी जानते थे, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के दरबार में कौन सा कवि थे, इनके दरबारी कवि कौन थे दरबार में, हरिशेर जी। तो हरिशेर जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, समुद्रगुप्त के बारे में ही थी, याद आया कुछ अब, ठीक है, वो कनेक्ट कर पा रहे हो ना तुम लोग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, पीछे पढ़ाया मैंने अभी, ठीक है। चलो अच्छा, इस समुद्रगुप्त से एक श्रीलंका के शासक थे, श्रीलंका के शासक कौन थे, श्रीलंका के शासक का क्या नाम था, ये क्या, और ध्यान नहीं आ रहा, मेघवर्मन, ठीक है, तो मेघवर्मन शासक थे। तो मेघवर्मन यहाँ के शासक थे। इन्होंने इनसे क्या परमिशन मांगी, मतलब अनुमति मांगी, किस लिए अनुमति मांगी, किस लिए कि हमें भैया गया में, तो गया जो कि बिहार है, गया में बौद्ध मंदिर बनवाना है, या अनुमति दे दो, ठीक है, गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट लिख लो, ये अनुमति इन्होंने मांगी थी श्रीलंका के शासक ने समुद्रगुप्त से, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, तो ये भी देखो यूपीट्रिपलसी पेट में पूछा गया था क्वेश्चन, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये भी देखो पेट का क्वेश्चन ही है, 2021 में पूछा गया था, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग कर ले जाओगे। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रसिद्ध सेनापति, बिल्कुल गलत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक, बिल्कुल सही बात है। हर्ष के काल में रहने वाले एक प्रसिद्ध नाटककार, ये भी गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में देखते हैं। चलो अब आते हैं अपना, हम किसके बारे में करते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी आपका पेट का सिलेबस है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में करते हैं। देखो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी आपका पेट में सिलेबस में इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जान सकते हो आप इनको, ठीक है। चलो, तो इनका कार्यकाल क्या था, 380 से 412 ईस्वी, ठीक है, 380 से 412 ईस्वी इनका कार्यकाल था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, इनकी एक पुत्री था, पुत्री का विवाह किससे किया था, पुत्री का विवाह किया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, पुत्री का भी SSC ने पूछा था ये क्वेश्चन, पुत्री का विवाह किया था, वकाटक शासक थे, तो वकाटक शासक से उसका विवाह किया, क्या नाम था उसका, रुद्रसेन, ठीक है, तो रुद्रसेन जो कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, तो रुद्रसेन से विवाह किया, और कुछ समय में रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, और इनका वकाटक जो राजवंश था खुद को उसको अपने कंट्रोल में ले लिया इन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। ठीक, तो ये इनके बारे में थोड़ी सी कहानी थी। इन्हीं के टाइम पर कौन आया भारत, फाहियान, ठीक है, इन्हीं के टाइम पर कौन आया, फाहियान भारत आया 395 ईस्वी में, ठीक है, 395 ईस्वी में फाहियान भारत में आ गया, ठीक है।
और इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई, सेकंड राजधानी, ठीक है। तो सेकंड राजधानी बना ली। सेकंड राजधानी कब? उज्जैन में बनाई, ठीक है। तो पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन, पहली पाटलिपुत्र दूसरी उज्जैन, ठीक है। चलो, और इनको कौन सी उपाधि मिली? विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली, ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली, ये भी ध्यान रखना। विक्रमादित्य उपाधि इन्होंने धारण की, इसीलिए इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने सिक्कों में क्या लिखवाया था? सिक्कों में देवश्री नाम से, देवश्री लिखा हुआ मिला कुछ सिक्कों में, सभी में नहीं, देवश्री नाम लिखा मिला, ठीक है। अब चलो, इनके बारे में खास बात क्या है? इनके दरबार में थे 9 रत्न। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में से कुछ रत्नों के नाम आपको लिखना पड़ेगा, जैसे एक हरिशेठ हो गए, तो 9 रत्नों में से एक हरिशेठ हो गए, वराह मिहिर हो गए, ठीक है। तो हरिशेठ हो गए, वराह मिहिर हो गए, और कौन? धन्वंतरी हो गए, जिनके बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, है ना। अमर सिंह हो गए, अमर सिंह की एक फेमस रचना है अमर कोश, अमर सिंह हो गए, और कालिदास हो गए, ठीक है। तो इनके 9 रत्नों में से ये सब थे। तो 9 रत्न में से 5 लिखा दिए, 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, एक बात और इनके बारे में आज जान लो तुम लोग। एक जो मेहरौली का लौह स्तंभ है ना, इन्हीं से रिलेटेड है मेहरौली। तो मेहरौली का लौह स्तंभ, ठीक है। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, इनसे ही रिलेटेड है। ये कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, चलो, इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन कौन आया? यहाँ पर जगह नहीं, आगे है क्या? चलो, नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कौन आया शासन में? फिर देखो आए, एक तो आए फिर हमारे कुमारगुप्त आए, ठीक है। तो कुमारगुप्त आए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आए। इनके बाद कौन आए? कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आए, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो कुमारगुप्त किस लिए फेमस है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी इन्होंने, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने वाले कौन थे? कुमारगुप्त। ये और स्कंदगुप्त किस लिए जाने जाते हैं? जूनागढ़ का जो शिलालेख था ना, इनके नाम पर है। जूनागढ़ का जो शिलालेख इनसे संबंधित है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बस इतना ध्यान रखिएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त दरबार में सुशोभित एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, एक तो और, गुप्त काल में तुम लोग क्या लिख सकते हो? चलो, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ, गुप्त काल के प्रसिद्ध कर, गुप्त काल के कर लिख लो यहाँ पर। गुप्त काल के कर कौन कौन से थे? देखो, फेमस कर थे, क्या क्या नाम था इनका? एक का नाम था भाग। भाग तो आपको कई बार देखने को मिलेगा, इसमें 1/6 पार्ट लिया जाता था उपज का। और दूसरा कौन सा था? एक ऊपरी सिर्फ आपको यही मिलेगा, ठीक है। गुप्त काल में ही मिलेगा। ऊपरी क्या था? अस्थाई कृषकों से लिया जाता था एक कर, ठीक है। तो अस्थाई जो कृषक होते थे उनसे ये कर लिया जाता था, ठीक है। चलो, ये दोनों ध्यान रखिएगा, थोड़ा पीछे छूट गया था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 चरक संहिता संबंधित है। ये भी देखो पेट में आया था क्वेश्चन 2021 में, ठीक है। देखिए, देखो, चरक संहिता आपने सुना, अच्छा, चरक को जानते हैं आप? चरक किसके दरबारी थे? चरक किसके दरबार में रहते थे? मतलब जो कनिष्क को आप जानते होंगे, कनिष्क का नाम सुना होगा। कनिष्क किस वंश के थे? ये कुषाण वंश के थे। इन्हीं के दरबारी कवि थे, ठीक है। चरक दरबारी मतलब औषधियों के, मतलब दरबारी चिकित्सक कह लो, कवि छोड़ो, ठीक है। तो कुषाण वंश थे। अरे यार, ये क्या लिख रहा हूँ। चलो, कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है कनिष्क का। अच्छा, इन्हीं के काल में आपको पता है ना 4th बौद्ध संगीति हुई थी, ये तो आपको याद ही होगा। चलो, तो चरक इनकी जो रचना है, रचना का क्या नाम है? चरक संहिता, जिसका संबंध किससे है? चिकित्सा से, ठीक है। तो ये चिकित्सा संबंध है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो पेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी में इसका किसका उल्लेख है? औषधियों को उल्लेख है। टोटल जो औषधि का कैसे क्या उपयोग करना है, औषधियों का उल्लेख है, ठीक है। औषधियों के बारे में वर्णन है, ठीक है। चलो, सारी जानकारी इसमें औषधियों के बारे में ही है, तो चिकित्सा से संबंधित है इनका। चलो, तो कुछ और रचनाएं देख लो पहले। चरक संहिता तो हो गया। मुद्रा राक्षस बताओ किसकी है? मुद्रा राक्षस आपकी विशाख दत्त की हो गई। ये तो हमने अभी किया क्या? हाँ, तो अभी लगता है किया, तो इसको विशाख दत्त हो गया। मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम आपकी शूद्रक की, ठीक है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? तो देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त की रचना है। चारु दत्तम किसकी है? चारु दत्तम भास जी की रचना है। किरातार्जुनीयम ये किसकी है? तो भारवी, ठीक है। तो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम।
पंच सिद्धांतिका किसकी है? वराहमिहिर। ठीक है, तो पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, ये सारी रचनाएं भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 14, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अच्छा, तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, कुछ पता है? ये भी यूपी ट्रिपल में पूछा गया था, किसने प्रारंभ किया? तो आप पहले तो ये बताओ, जो ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत, अच्छा एक विक्रम संवत है, एक आपका शक संवत भी आपने सुना होगा, है ना, शक संवत, ये कब स्टार्ट हुआ बताओ? तुम लोग शक संवत का कमेंट करो तब तक, ठीक है। अच्छा, तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? 1557 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पहले मार्क करो इसको। किसने स्टार्ट किया है भाई? महाराजा विक्रमादित्य। ठीक है, तो महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, विक्रमादित्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप साथ में, किस लिए? शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में, शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब ये किस पे डिपेंड है? जो विक्रम संवत कैलेंडर है, ये चंद्रमास पर, तो चंद्रमास और सौर नक्षत्र वर्ष पर निर्भर है। ठीक है, तो चंद्रमास एंड सौर नक्षत्र वर्ष। ठीक है, सौर नक्षत्र, तो सौर नक्षत्र वर्ष पर, वर्ष का इसमें प्रयोग किया गया, सॉरी, तो वर्ष का इसमें प्रयोग किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रमास और सौर नक्षत्र वर्ष का इसमें प्रयोग किया गया है, विक्रम संवत जो भी होगा। अब आपको पता है ना, चैत्र नवरात्रि को हम हिंदू नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इसकी स्टार्टिंग होती है। चैत्र शुक्ल जो प्रतिपदा है, जिसको हिंदू नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चैत्र वैशाख जो आपको होता है ना, याद है आपको किसी को हिंदी महीने पूरे, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक रिलेशन है विक्रम संवत और ईसवी सन में। ठीक है, वो मैं कहाँ, यहीं पर लिख देता हूँ, चलो आगे जगह नहीं है, चलो ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं। तो विक्रम संवत कैसे निकालते हैं? तो विक्रम संवत अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो अपना जो ईसवी सन है, तो ईसवी सन जो हमारा चलता है, ठीक है, तो ईसवी सन में कितना जोड़ेंगे? +57 कर दो तो आपका विक्रम संवत निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बस ऐसे ही निकाल सकते हैं आप इसको। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 57 ईसा। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में शक संवत का शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखना इसके बारे में। आ जाओ, देखो ये गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिर हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई ना कोई मंदिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधे। एरण का जो विष्णु मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सागर में स्थित है। सागर वो समुद्र वाला नहीं, सागर एक एमपी में एक जिला है। ठीक है, सागर एमपी में एक जिला है मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा का शिव मंदिर ये सतना में स्थित है, सतना मध्य प्रदेश। ठीक है, ज़्यादातर मंदिर मध्य प्रदेश में ही है। सांची का मंदिर कहाँ है? सांची का मंदिर भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन याद है ना, सांची स्तूप भी आपको याद होगा, रायसेन मध्य प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर, ठीक है, पिपरिया का विष्णु मंदिर जो है ये कहाँ? ये भी आपको सतना एमपी में, ठीक है, सतना एमपी में स्थित है ये भी। कंकाली देवी मंदिर, भाई ये बताओ कंकाली देवी मंदिर कहाँ? ये तिगुआ में स्थित। तिगुआ भी कहाँ है? तिगुआ भी आपका जबलपुर, याद रख लो, जबलपुर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में तिगुआ स्थित है। तिगुआ का इसको कंकाली देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तिगुआ का मंदिर के नाम से भी कई बार इसको देखने को मिल सकता है आपको। चलिए, तो भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, ये भीतरगांव मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो कानपुर यूपी में है भीतरगांव का कृष्ण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर में है। तो रायपुर जो आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, देवगढ़ का ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ललितपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, सारे मंदिर आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, तो आपने आंसर तो मार्क ही कर लिया है। चलिए आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हर्षवर्धन जी के बारे में। देखो हर्षवर्धन से बहुत यूपी SSS पेट में तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट अब इससे थोड़ा उतना ज़्यादा है भी नहीं हर्षवर्धन का टॉपिक, तो देख लो कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन से 5 इंडीज़ थे? ठीक है, अब देखो ये कौन से 5 जो स्टेट थे, या आपको कह सकते हो स्टेट या शहर जो भी है, उनको अपने नियंत्रण में लिया था, वो कौन से हैं? तो हर्षवर्धन के बारे में पहले चीज़ें जान लेते हैं, क्या कैसे चल रही हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हर्षवर्धन के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, इनको किस वंश से थे, ये आप बता सकते हो कि हर्षवर्धन जो थे हमारे किस वंश से थे?
पहली बात तो इनको एक नाम दिया गया था शकलोत्तर पथनाथ, ठीक है, ये याद रख लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, शकलोत्तर पथनाथ, ठीक है, शकलोत्तर पथनाथ के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किस वंश से संबंधित है इनका संबंध है पुष्यभूति वंश से, ठीक है, पुष्यभूति। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी आप कह सकते हो, पुष्यभूति वंश अगर ये आता है तो आप हर्षवर्धन नाम लिखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक पुष्यभूति ही थे, ठीक है, संस्थापक पुष्यभूति ही थे और ये हर्षवर्धन इसी से संबंधित है। इनका कार्यकाल क्या था, तो 606 से 647 ईस्वी, ठीक है, 606 से 647 ईस्वी इनका कार्यकाल था। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी वो कहाँ, थानेसर, ठीक है, तो थानेसर में इन्होंने कैपिटल बनाई थी और 606 में थानेसर का जो अपने अधीन किया था हर्षवर्धन ने। अच्छा, इनके फेमस दरबारी कवि भी नाम लिख लो। इनके दरबारी कवि कौन थे, याद है किसी को, दरबारी कवि बताओ भाई। इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बाणभट्ट जी इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने किसकी रचना की थी, इन्होंने रचना की थी किसकी, लिख लो यहीं पर, इन्होंने किसकी, हर्षचरित की रचना की थी, ठीक है, तो हर्षचरित, तो हर्षचरित के रचनाकार कौन है, बाणभट्ट, इन्हीं के दरबारी कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनका एक और नाम है, क्या नाम है, शिलादित्य, ठीक है, तो शिलादित्य भी ध्यान रखना, शिलादित्य अगर कहीं आता है तो वो भी हर्षवर्धन से संबंधित है। और क्या जान सकते हो, ये सूर्य और शिव के उपासक थे, सूर्य एंड शिव के उपासक थे, ठीक है, ये सूर्य एंड शिव के उपासक थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और क्या याद रखोगे, अच्छा हाँ देखो, फिर इन्होंने अपनी कैपिटल बदली थी, अपनी राजधानी बदल ली थी बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, कन्नौज में, ठीक है, तो कन्नौज को अपनी राजधानी इन्होंने बाद में बनाया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और हाँ, मेन क्वेश्चन तो भूल ही रहे हम लोग, है ना, जो कौन आया था विदेशी यात्री कौन था, ह्वेनसांग, ठीक है, तो ह्वेनसांग आया था इनके कार्यकाल में। तो ह्वेनसांग इन्हीं के टाइम पर भारत आया और इन्होंने क्या बताया कि हर्ष की जो राजकीय आय है 4 भागों में विभाजित है। इन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया, हर्ष की राजकीय आय, ठीक है, तो हर्ष की जो राजकीय आय है वो 4 भागों में विभाजित है, ठीक है, तो 4 भागों में विभाजित है, ये इन्होंने बताया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, और इनकी बुक का नाम तो अभी बताया था, CU की इनकी बुक का नाम है, और कुछ ठीक है, बस इतना ही है ना। चलो, अच्छा, ये इनके बारे में तो अभी हमने लिखा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर देखो, पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा, इनको इन्होंने जीत लिया था, अपने अधीन कर लिया था, इन पर इन्होंने मतलब अपना अधिकार जमा लिया था, इसीलिए इनको 5 इंडीज कहा जाता था हर्षवर्धन के अधीन, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हर्षवर्धन पीरियड में कर कौन कौन से थे, कर बताओ, करों के नाम बताओ। एक भाग था, हर्षवर्धन भाग था, हिरण्य था, हिरण्य कर कब, हर्षवर्धन के टाइम का, ठीक है, तो बलि था, तो ये 3 कर के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा हाँ, इनकी रचनाएं भी तो फेमस हैं, हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं बताओ भाई जल्दी से। इनकी फेमस रचनाएं एक तो हो गई, पहले देखो नागानंद हो गई, ठीक है, तो नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, तो नागानंद, रत्नावली और कौन सा, और प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका, ये 3 रचनाएं भी हर्षवर्धन की ध्यान रखना है। चलिए, इतना पर्याप्त है हर्षवर्धन के लिए, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये भी आपने देख लिया। चलिए, बस हो गया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ये जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था, UP SSC का। तो हर्षवर्धन अपना एक सम्मेलन करते थे हर 5 साल में, ठीक है, वो लिखो। चलो, तो ये कहाँ सम्मेलन करते थे, प्रयाग में, प्रयाग में ये एवरी 5 ईयर, ठीक है, तो हर प्रत्येक 5 साल में यहाँ सम्मेलन करते थे। और उसका उस उत्सव का क्या नाम था, महामोक्ष परिषद या बौद्ध महासम्मेलन का भी आप नाम याद रख सकते हो। इसको हम क्या कहते थे, महामोक्ष परिषद के नाम से ये उत्सव मनाया जाता था, सम्मेलन होता था, ठीक है। चलो, और जो ये 6वें नंबर का था ना भाई साहब, इसमें अगर देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा जानना है, जो 6th क्रम था, 6th नंबर में ह्वेनसांग शामिल हुए थे। तो ह्वेनसांग शामिल हुए थे 6वें नंबर में, ठीक है, तो ह्वेनसांग शामिल कब हुए, 6वें क्रम का जो सम्मेलन था तब शामिल हो गए थे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब ये प्रयाग में अपना ये सम्मेलन करते थे ना, तो प्रयाग में जब ये सम्मेलन होता था, ये सब कुछ यहाँ दान कर, अपने कपड़े तक इन्होंने दान कर दिए थे, मतलब सब कुछ दान कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रयाग इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, बस।
अच्छा, ये क्वेश्चन और ध्यान में आ रहा है। अच्छा, अश्वसेना का प्रधान किसे कहा जाता था? अश्वसेना, ठीक है। तो अश्वसेना का प्रधान हर्षवर्धन के पीरियड में किसको कहा जाता था? तो अश्वसेना का प्रधान एक वर्ड है, कुंतल के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है, कुंतल। तो कुंतल के नाम से इनको जाना जाता, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, चलो आ जाओ, क्विज देखो आज के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। किस शासक ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी? तो बताओ भाई, समुद्रगुप्त थे, अशोक थे, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त थे? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ये सब तो मैंने पढ़ाया है अभी, है ना। अब भी नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्या ही है यार। चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके टाइम पे फाहियान भारत आया? ठीक है। अच्छा, तुरंत रिकॉल करो अपने मन के अंदर, इनका जो चीनी यात्री थे, 3 चीनी यात्री मैंने बताए थे ना इस क्लास में, वो उनका क्रम क्या था? जल्दी से रिकॉल करो, अपने मन में ही सोच लो, ठीक है। चलो बस दैट्स इट, इतना बट पर्याप्त है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अभी जल्दी से शेयर करो। मे भी आप लोग अभी कर नहीं रहे हो, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना, ठीक है, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, देखो 1 महीने बचे हैं पेट एग्जाम के लिए, अब तो अब अच्छे से तैयार कर लो। PDF आपको पता है, टेलीग्राम चैनल के जाना है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड